देखें जी, हिस्ट्री को अगर हम देखें ना तो इंटरफेथ का जो सब्जेक्ट है ये बड़ा ही पुराना और बड़ा एंशियंट है। अगर हम अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो इसमें अभी आज का सब्जेक्ट है गंधारा के अंदर जो इंटरफेथ है। गंधारा सिर्फ एक बुद्धिस्ट कल्चर का नाम ही नहीं है, इसमें हमारे पास हिंदू मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जैन मॉन्यूमेंट्स भी हैं, क्रिश्चियन मॉन्यूमेंट्स भी हैं और ज़ोरास्ट्रिज्म के टेम्पल्स भी हैं। ज़रतुश्त के जो साइरस द ग्रेट जो पर्शियन एम्पायर थी, तो ये एक कंबाइंड एक सेटअप थी, एक कंबाइंड एक एम्पायर थी जिसमें तमाम जो अदियान हैं उस वक़्त के एंशियंट रिलीजन्स हैं उनके नाम के मॉन्यूमेंट्स और उनके बादशाह उनके जो प्रोजेक्टर होते थे, पायनियर्स होते थे, वो इसको प्रमोट करते थे। तो इंटरफेथ का मकसद जो है ना वो ये है कि तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं डिफरेंट रिलीजन्स की, उनको फंडामेंटल फ्रीडम्स दी जाएं। जिस तरह ये हम अगर फिर हिस्ट्री में देखें तो अशोका का दौर 3rd सेंचुरी BC, कनिष्का का दौर 1st सेंचुरी AD, हर्षवर्धना का दौर 7th सेंचुरी AD, इन्होंने इन एम्परर्स ऑफ ग्रेटर इंडिया के जो रूलर थे उन्होंने एक ऐसी बेस बनाई थी जिसमें तमाम किस्म के रिलीजन जो है ना वो प्रमोट किए जाते थे, जिसमें बुद्धिज़्म, हिंदुज़म, जैनिज़्म और ये। तो अगर हम इसको लेटर ऑन मिडीवल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द ग्रेट एम्परर, माइटी मोनार्क ऑफ मुगल डायनेस्टी, उसके दौर में मनसबदार जो थे वो हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, ज़ोरास्ट्र थे, क्रिश्चियन थे, मुस्लिम तो थे ही। तो उसके बाद फिर अगर हम 19th सेंचुरी का हिस्टोरिकल प्रोफाइल देखें तो लाइन ऑफ पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, उसने अपनी दरबार में, अपने कोर्ट में, अपने मनसबदारी निज़ाम में तमाम हिंदू स्कॉलर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और सरदार, सिख कम्युनिटी के और मुस्लिम जनरल्स और प्लस एडवाइज़र्स जैसे फ़कीरुद्दीन, नूरुद्दीन और ये वो। तो इंटरफेथ का हर दौर में कुछ ना कुछ रहा है। इंटरफेथ एक ऐसा इशू है, एक ऐसा पॉलिसी है जिससे हम एक सुलह कुल की पॉलिसी डेवलप कर सकते हैं। देखें, अगर बुद्धिज़्म यहाँ से फैली हिंदुस्तान से, आई मीन नॉर्दर्न इंडिया से, टेक्सला से, कश्मीर से, तो ये एक इन्वेजन के तौर पे नहीं बाहर गए थे। बुद्धिस्ट रिलीजन कोई इन्वेडर के रूप में बाहर नहीं गया। जैसे ये साउथ एशिया में पहले फैला अशोका के दौर में, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, ये कंट्री साउथ एशिया के अंदर। फिर ये साउथ एशिया से डेवलप होकर साउथ ईस्ट एशिया में चला गया, जैसे ये फिलिपीन, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोजिया, वियतनाम, सिंगापुर और ये इस तरह की मलेशिया। फिर यहाँ से होता हुआ थ्रू सिल्क रूट इट मूव्स अप टू सेंट्रल एशियन स्टेट जो प्रेजेंट उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। ये उस वक़्त की डायनेस्टीज़ फ्राम 3rd सेंचुरी, 2nd सेंचुरी BC टू ऑनवर्ड 11th सेंचुरी AD, यानी कि 1000 साल में बुद्धिज़्म जो है ये इन एरिया से साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और पर जो भरपूर इसका जो कंट्रीब्यूशन है फार ईस्टर्न कंट्री, पैसिफिक एशिया, चाइना, कोरिया, जापान। चाइना के अंदर जो है ना अभी भी चाइना सिल्क रूट के ऊपर 33 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बुद्धिज़्म जो है यहाँ का, हमारा बुद्धिज़्म, लॉर्ड बुद्धा वाज अ इंडियन और पाकिस्तानी, वो यहाँ के बंदे थे, वो हमारे टेक्सला के बंदे थे, कश्मीर के बंदे थे वो। तो वो उनकी जो फ़िलासफ़ी है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो प्रीचिंग्स हैं, पिलग्रिम्स ने उसको आगे एक्सटेंड किया, ट्रेडर्स ने किया, हाँ जी, मर्चेंट्स ने किया, स्कॉलर्स ने किया, ट्रांसलेटर जो आते थे चाइनीज़ जो मेजर फाशियान और शुआनजान और आइसिंग आए हैं 4th सेंचुरी में और 7th सेंचुरी में, इन्होंने बुद्धिस्ट कल्चर का, इंडियन कल्चर का, हमारे हेरिटेज का, टेक्सला की डिटेल्स उन्होंने अपने ट्रांसलेशन में लिखी। जो वहाँ पे टांग कैपिटल जो था, चंगान कैपिटल था, टांग डायनेस्टी थी, 4th, 5वीं, 6ठी, 350 साल उन्होंने हुकूमत की। ये बेसिकली उस डायनेस्टी के नुमाइंदे थे जिन्होंने यहाँ पे आके, तो ये रिलीजन एज ए पॉलिसी के तौर पे बाहर गया। इन्होंने जो चाइना के रिलीजन थे, नेटिव रिलीजन जैसे ताओइज़्म है, कन्फ्यूशनिज़्म है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, उनके टेम्पल को उसके रंग में रंगे गए, इन्फ्यूज़्ड हो गए, उसके अंदर कन्फ्लुएंस हो गया, है नी।
इम्तजाज हो गया रिलीजन का। अगर ये जाते ही उनकी टेम्पल्स गिरा देते और उनके मंदिर गिरा देते और उनके बंदे पकड़ पकड़ के ज़िबा कर देते, तो फिर ये मुमकिन है आज के दौर तक 2000 साल से ये रिलीजन वहाँ पर मौजूद ना था।